मैं समझता हूं यह पुरानी परंपरा है कि स्वागत और अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, यदि आज मैं आया हूं तो अपने यहां के प्रत्याशी नाम क्या संजय यहां के प्रत्याशी श्री संजय कुमार सिंह के लिए वोट मांगने के लिए आया और संजय कुमार सिंह के लिए मैं वोट क्यों मांगना चाहता हूं? इसलिए वोट मांगना चाहता हूं जब संजय कुमार सिंह भारी भरकम वोटों से जीतकर यहां पर बिहार की विधानसभा में पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री बनाने का सवाल होगा तो एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए इनके लिए मैं वोट मांगने आया। यहां तक बिहार के मुख्यमंत्री का प्रश्न है, मेरे बहनों भाइयों, आप अच्छी तरह जानते हैं लंबे समय से वह राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बावजूद कोई भी मां का लाल, चाहे बिहार का हो अथवा भारत के किसी भी राज्य का रहने वाला क्यों न हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। इसलिए मैं इनके लिए वोट मांगने आया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए इस समय सारे देश में काम कर रही है। केंद्र में भी इस समय हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और इस एनडीए की सरकार में भी लोजपा के लोग मंत्री हैं, यानी श्री चिराग पासवान उसमें मंत्री हैं। इसलिए मैं आप सबसे वोट मांगने के लिए आया हूं। बहनों भाइयों, हम एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं बिहार को, इसलिए वोट मांगने आया। और आपने देखा होगा कि 31 जनवरी को नवंबर को 31 अक्टूबर को जारी हुआ था घोषणा पत्र। अच्छा, 31 अक्टूबर को ही घोषणा पत्र जारी हुआ था। बहनों भाइयों, मैं मानता हूं कि एनडीए का यह घोषणा पत्र यह कोई सामान्य चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि यह बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाने की एक अटल प्रतिज्ञा है। हमारे एनडीए के अब तक के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटकर आप देखिए, एनडीए ने जब जो कहा है उसको अक्षरशः ने पूरा किया है, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी। बैठिए। चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन आजाद भारत में लंबे समय तक नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में एनडीए ने बराबर कथनी और करनी के अंतर को मिटाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। हम जो कहेंगे हम उसे पूरा करेंगे, चाहे यहां का एनडीए का घोषणा पत्र हो, चाहे केंद्र का एनडीए का घोषणा पत्र हो। आप उठाकर देख लीजिए, एक एक चीज जो हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है उसको हम लोगों ने अक्षरशः पूरा किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 का चुनाव चल रहा था। उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उस समय भी जो चुनावी घोषणा पत्र बन रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री बार बार यह कहते थे कि राजनाथ जी, घोषणा पत्र को देख लीजिएगा, उसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसे कि पूरा न किया जा सके। उसके बाद 2019 में भी अब चुनावी घोषणा पत्र बनने लगा, उस समय भी उन्होंने यही बात मुझसे कही।
और 2024 में भी जब घोषणा पत्र बनने लगा तब भी उन्होंने यही बात मुझसे कही। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है। आप हमारे 14 के 19 घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए बहनों भाइयों, जो जो हम लोगों ने कहा है अक्षरशः उसका पालन किया है। नेताओं की कहने और करने में अंतर नहीं होना चाहिए, यह हमारी एनडीए की बिल्कुल साफ सोच है। इसीलिए हम लोगों ने किया है। और जो घोषणा पत्र हम लोगों ने जारी किया है, मैं यह कहना चाहता हूं, यह कोई सामान्य चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि यह बिहार प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने की एक अटल प्रतिज्ञा। बहनों भाइयों, यह केवल एक साधारण दस्तावेज नहीं है, यह बिहार के भविष्य की एक रूपरेखा है। यह बिहार की यात्रा का एक रोड मैप है। 31 अक्टूबर को ही घोषणा पत्र जारी हो गया है। घोषणा पत्र में आप देख लीजिएगा, जो जो भी बातें कही गई है, मैं बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा यहां नहीं करना चाहूंगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद यह पक्का भरोसा रखिएगा कि 5 साल के अंदर एक घोषणा पत्र में कही गई एक एक बात को हम पूरा करेंगे ही, नहीं तो फिर जनता के बीच अपना चेहरा दिखाने के लिए हम किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। इसके पहले भी जो कहा था हम लोगों ने, वो हमने करके दिखाया है। और मैं एक आपको उदाहरण केवल यहां पर मैं देना चाहूंगा। 2014 का जब चुनाव हो रहा था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि 2047 समाप्त होते होते हम भारत को दुनिया का एक विकसित देश बनाना चाहते हैं। लोगों ने कहा था अब यह कैसे संभव होगा, क्योंकि भारत तो गरीबों का देश है, यहां पर किसी भी सूरत में संभव नहीं है। लेकिन हम लोगों ने करके दिखाया। पढ़े लिखे लोगों को इस बात की जानकारी होगी। 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार बनी थी मेरे बहनों भाइयों, तो उस समय हमारा भारत धन दौलत के मामले में, यानी इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन 10-11 वर्षों के अंदर वह करिश्मा हो गया मेरे बहनों भाइयों, जो हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। और भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अब दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स, वित्तीय संस्थाएं अब यह दावा कर रही हैं कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत को आगामी साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर ही धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर खड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की किसी फाइनेंशियल फर्म ने नहीं कहा है, अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल फर्म ने यह बात कही है। यानी हम जो कहते हैं वह करके हम आपको दिखाते हैं। आपने लंबे समय तक 15 वर्षों तक, इसके पहले नीतीश जी के पहले लालू जी की सरकार देखिए, आरजेडी की सरकार, आरजेडी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकारों को भी काम करते हुए आपने देखा है। बहनों भाइयों, क्या हाल थे? क्या नीतीश जी की सरकार में आपको वह परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा? परिवर्तन साफ साफ मैं समझता हूं कि हर जागरूक व्यक्ति को दिखाई दे। इसीलिए मैं आपसे यहां पर वोट मांगने के लिए आया हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराएंगे गरीबों का। बहनों भाइयों, वह सिलसिला प्रारंभ हो गया, यहां पर भी चल रहा होगा। और अभी हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी यह कहा है जो लोग छूट गए हैं उनके लिए भी व्यवस्था होगी। 50 लाख नए पक्के मकान भी बनाए जाएंगे यहां पर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन आपको दी जाएगी। हर जिले में एक फैक्ट्री होगी, हर जिले में एक फैक्ट्री होगी। मध्यम, लघु
और कुटीर ऐसे सारे 100 उद्योगों MSME पार्क यहां पर बनाए जाएंगे ताकि हमारे नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर मिल सके। यानी 50,000 ऐसे कुटीर उद्योग होंगे ताकि हमारे बिहार राज्य के नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर मिल जाए। भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आपको बतला रहा हूं और हमारे चुनावी घोषणा पत्र में इसकी घोषणा भी हुई कि बहनों भाइयों, बिहार में भी जैसे उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बना हुआ है, वैसे बिहार में भी एक डिफेंस का कॉरिडोर बनाया जाएगा। अब डिफेंस का कॉरिडोर में क्या काम होगा? ऑपरेशन सिंदूर जानते हैं ना? जैसे जैसे हथियारों का प्रयोग हुआ था बहनों भाइयों, वैसे वैसे हथियार, वैसे वैसे औजार अब बिहार की धरती पर भी बनेंगे। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। बातें बहुत सारी हैं, बातें बहुत सारी हैं। यहां के जितने तीर्थ स्थान हैं, उन तीर्थ स्थानों के विकास के लिए क्या किया है हमारी सरकार ने, उसकी भी आप सबको जानकारी है। तीनों का पूरा विकास होगा। मैथिली भाषा जो आप बोलते हैं, मैथिली भाषा को सबसे पहले इस आजाद भारत में संवैधानिक दर्जा भी किसी ने दिया है तो हमारी सरकार ने दिया है बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने दिया है। भारत का संविधान और मिथिला भाषा में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। यानी देश का मस्तक लगातार ऊंचा हो रहा है। बिहार के बारे में भी अब सारे भारत में लोगों की धारणा बदल गई है। मैं दुनिया के दूसरे देशों में जाता रहता हूं, पहले भी मैं जाता था। बिहार के बारे में क्या धारणा थी? लोग कहते थे बिहार में कोई कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अब धीरे धीरे नीतीश जी के आने के बाद यहां के कानून और व्यवस्था के बारे में भी लोगों की धारणा बहनों भाइयों पूरी तरह से बदल चुकी और हालात बेहतर होते जा रहे हैं। आप देखिए जहां जहां हमारी सरकार है वहां पर कानून और व्यवस्था के हालात किस प्रकार के हैं। किसी मां के लाल की हिम्मत नहीं होगी बहनों भाइयों कि सीने का बटन खोलकर गुंडागर्दी करके सकुशल अपने घरों में चला जाए, ऐसा कोई बचेगा नहीं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि आप सबका पूरा भरपूर समर्थन हम लोगों को प्राप्त होना चाहिए। हर वर्ग का सशक्तिकरण हो, हर वर्ग का सशक्तिकरण होना चाहिए। पर्यटन की दृष्टि से भी विकास होना चाहिए। किसान सम्मान निधि के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया हर किसान परिवार को देना प्रारंभ किया कि नहीं 2017 से 6,000 रुपया आता है कि नहीं आपके खाते में? जहां हाथ उठा के बताइए। आज में सुन लीजिए, सरकार बना दीजिए। 6,000 नहीं, अब आपके खाते में 9,000 पहुंचेगा मेरे बहनों भाई। मछली पालकों, मछली पालने वाले मछली खाते हैं, मिश्रा में तो मछली खूब पाते हैं। मछली पालकों की सहायता जो 4500 रुपया 4,500 से बढ़ाकर अब 9,000 रुपया कर दी जाएगी। और यह भी वचन देकर जाता हूं, 1 करोड़ माताओं बहनों को हम लखपति दीदी बना देंगे, वह लखपति दीदी कही जाएंगी। 1 करोड़ ऐसी माताओं बहनों को। और पढ़ाई लिखाई के मामले में गरीब अब चिंता न करें। गरीब परिवारों के लिए केजी से लेकर पीजी तक, यानी प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, बिना पैसे के शिक्षा दी जाएगी। यानी कई ऐसे जो रेल, रोड, इन सब सारी चीजों का विकास होगा। यह सब सारी बातें हमारे घोषणा पत्र में कही गई है। भाइयों भाइयों, जमाना लद गया। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। अरे आलू तो आज भी है, लेकिन लालू गायब। नीतीश जी मुख्यमंत्री है। ये स्थिति, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि आप सबका समर्थन हमारे एनडीए के प्रत्याशी को प्राप्त होना चाहिए। तो आप समर्थन देंगे ना? बात पक्की ना?
और इतना यकीन दिलाना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार किसी भी सूरत में आपका मस्तक झुकने नहीं देगी। मेरे बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में झुकने नहीं देगी। आपने देख लिया होगा, ऐसे ही अप्रैल मई के महीने में पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी घुस आए भारत में, चोरी छुपे, और घुसकर हमारे भारत के लोग जो कुछ वहां घूमने टहलने के लिए गए थे, ऐसे 26 लोगों की धर्म पूछ कर उन्होंने हत्या कर दी। धर्म पूछ कर मार डाला। किस धर्म के मानने वाले हो? बहनों भाइयों, उसके बाद मैंने एक बैठक की। मैंने सेनाध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सबसे पूछा, आप लोग ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? लोगों ने कहा तैयार हैं। तो मैंने कहा चलिए प्रधानमंत्री जी के यहाँ। प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई, प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे। सारे हालात की जानकारी प्रधानमंत्री जी को वैसे थी, फिर भी दी गई। जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप लोगों को खुला हाथ में छोड़ता हूं, जो करना चाहते हो कर डालिए। और उसके बाद क्या हुआ मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। बहनों भाइयों, हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि जाति और धर्म के आधार पर हम लोग राजनीति करते हैं, या कांग्रेस और आरजेडी के लोग जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। हम लोग जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करते हैं। और इतना बड़ा हमला आतंकवादियों का हुआ हमारे भारतवासियों के ऊपर। हम लोगों ने यदि चाहा होता तो पूरे पाकिस्तान, जहां की आम नागरिक रहता है, वहां पर भी हम लोगों ने हमले कर दिए, लेकिन नहीं किया, नहीं किया। मैंने भी कहा कि तय कर लीजिए कहां कहां आतंकवादी ठिकाने हमारा होना चाहिए, टारगेटेड किया जाना चाहिए। तो आतंकवादी ठिकानों को ही टारगेट किया जाना चाहिए। और बहनों भाइयों, हमारा निशाना इतना सटीक था कि उनके 9 आतंकवादी ठिकाने थे, 9 के 9 को हम लोगों ने जय श्री राम बोल दिया। और देखिए हम लोगों का बड़प्पन, ये लोग हम लोगों को कहते हैं कि धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। हम लोगों ने उन्हें मारा तो बहनों भाइयों, उनका धर्म पूछकर नहीं मारा था, लेकिन उन लोगों ने हमारे लोगों को मारा तो धर्म पूछकर मारा। हमने ही उन्हें मारा, धर्म पूछकर नहीं, उनका कर्म देखकर मारा था। मेरे बहनों भाइयों, कर्म देखकर मारा। मैंने भारत तो ऐसा देश है जिस देश के रहने वाले ऋषि और मनीषियों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया हमारा, पूरा विश्व हमारा परिवार है। यह संदेश दुनिया की सभी देशों को यदि किसी देश की धरती से गया है तो केवल हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। बहनों भाइयों, दुनिया के किसी दूसरे देश की धरती से नहीं गया। इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं, एनडीए की एक विश्वसनीयता है, इसकी एक साख है, जो कहती है वो करती है। इसलिए आप सबका भरपूर समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इसलिए संजय जी को चाहे जैसे भी हो अब जिता दीजिए। देखिए, बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए मैं आज खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि कई सभाओं को संबोधित करके आ रहा हूं और आगे भी अभी कई जगह जाना है। आप लोग जिता देंगे पक्का? पक्का ना? पिछली बार बोला अच्छा अच्छा ठीक नहीं ठीक तो जीत जाएंगे पक्का। क्या नौजवानों, एक बात मैं बता दूं, देखिए आज लंबा भाषण मैंने जानबूझ के नहीं किया है, थोड़ा किया है, 15 मिनट बोला हूं।
आप संजय सिंह को जिता दीजिए, और उसके बाद यदि संजय जी हमको बुलाएंगे तो मैं फिर से यहां पर आऊंगा। और बहनों भाइयों, यदि मैं दोबारा यहां पर आऊंगा, फूलों की हार पहनने के लिए नहीं आऊंगा, अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा। दोबारा यदि मैं यहां आऊंगा तो एक बार शीश झुकाकर यहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। तो चलें, बोलिए भारत माता की।